हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल चंद्राकर। हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट इकोलॉजी। फॉरेस्ट इकोलॉजी का आज हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे, वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है। तो याद कीजिए, जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई तब मैं आपको बताई थी लेवल्स, ठीक है, इकोसिस्टम्स के लेवल्स बताई थी। तो लेवल्स में बताई थी मैं आपको कि ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, ठीक है। एक सिंगल इंडिविजुअल, सपोज हम सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, सिर्फ मानव की बात कर रहे हैं, अगर उसके ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं तो वो होगा पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन हम ह्यूमन के साथ में, उसके साथ में कैटल्स की भी देख रहे हैं, प्लांट की कम्युनिटी भी देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे, उस पूरी स्टडी को कहेंगे कम्युनिटी। ये मैं बताई थी आपको, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट कुछ लेक्चर्स थे उसमें मैं बताई थी आपको, ठीक है। अब देखो, दो वर्ड आएगा, एक है मोनो। देखो मैं इधर उधर का घुमा कर नहीं बताई, डायरेक्ट जो क्वेश्चन जोन से वो मैं बता रही हूँ आपको। एक होता है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एक होता है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, और एक होता है पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। क्वेश्चंस इसी में घूमते हैं, मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। अगर हम किसी एक ऑर्गेनिजम्स को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की ही स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ कुत्ता हो, चाहे वो सिर्फ बिल्ली हो, चाहे वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ हो, एक पेड़, चाहे आम का पेड़ का प्रजाति का, सिर्फ जाम के पेड़ का प्रजाति, तो वो होगा मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है। यही होता है ट्रू पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग के पेड़ बोलने, पौधे बोलने से सारे पौधे की, जाम के, आम के, गुलाब के, जो भी मिल रहा है सबकी स्टडी कर रहे हैं, तो पॉली स्पेसिफिक होगा। इसी को कहते हैं कम्युनिटी, इसी को कहते हैं कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी बिलोंग्स टू मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, बाई स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ट्राई स्पेसिफिक पॉपुलेशन या पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो क्या होगा? पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। क्या? पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्या बिलोंग्स करता है? कम्युनिटी को, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या है वो हम जान गए। अब पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं जो कुछ से क्वेश्चंस आए हुए। बहुत से कैरेक्टर्स है, पर उसमें से बहुत से कैरेक्टर से क्वेश्चंस कभी नहीं आए और ना आगे आएंगे, क्योंकि वो बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। देखो, पॉपुलेशन साइज क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। और इसी को अगर हम पर स्क्वायर पर यूनिट एरिया कर दिए तो वो बन जाएगा क्या? डेंसिटी। अगर एरिया का मेंशन नहीं किया है, जितने ऑर्गेनिज्म से सबको काउंट कर रहे हैं, तो वो होगा पॉपुलेशन साइज। लेकिन अगर हम बता दिए क्या? यूनिट एरिया पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं उसको स्टडी करें, तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये डेंसिटी जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेट के एग्जाम में आया हुआ, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं आया, पर क्या पता आ जाए। एक होता है क्रूड डेंसिटी और एक होता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी वर्ड आ गया मतलब एरिया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर एरिया, ठीक है। अब अगर एरिया, टोटल एरिया को ले रहे हैं, कंप्लीट एरिया को ले रहे हैं, तो वो क्रूड डेंसिटी। और उस इंडिविजुअल के पर्टिकुलर हैबिटाट को सिर्फ ले रहे हैं,
सिर्फ हैबिटाट एरिया को ले रहे हैं तो होगा इकोलॉजिकल डेंसिटी। फॉर एग्जांपल ये एक तालाब है, ठीक है, इस तालाब में ये फिश है, ठीक है, ये फिश है, ये फिश जो है ये पूरे तालाब में नहीं जा रही है, ये पूरे तालाब में सिर्फ उसका ये स्पेसिफिक एरिया है, सिर्फ इस एरिया पे ही अपना जीवन यापन कर रही है, ये पूरे तालाब में नहीं घूम रही है। तो ये वाला जो एरिया होगा इस पे पाए जाने वाली जो फिशेस होंगी वो क्या होंगी, इकोलॉजिकल डेंसिटी। लेकिन फिश सिर्फ इसी में पा रही, बाकी यहाँ पर खाली है, यहाँ पे कोई और फिश नहीं है, लेकिन हम उसके एरिया को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, क्रूड डेंसिटी। जैसे एग्जांपल अर्थ में अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन अर्थ में कुछ ही स्पेस में ठीक है, तो क्रूड डेंसिटी में क्या करते हैं हम, टोटल स्पेस पूरे एरिया को हम लेते हैं, और इकोलॉजिकल डेंसिटी में हम सिर्फ उसके हैबिटाट एरिया, उसके नीचे को हम सिर्फ देखते हैं, तो वो हो गया इकोलॉजिकल डेंसिटी। डेंसिटी और साइज में क्या अंतर है, साइज में हम सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट करते हैं, बट डेंसिटी में हम इंडिविजुअल को काउंट करते हैं, बट एरिया के रेफरेंस में, पर यूनिट एरिया के रेफरेंस में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू डेंसिटी। देन नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, वो है डिस्पर्सन। क्या है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब फैलाव, बिखराव। पॉपुलेशन का बिखराव कैसा है, अगर ये कोई एरिया है, उस एरिया में पॉपुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पर है ही नहीं, ब्लैंक है, तो ये क्या होगा, डिस्पर्शन। पॉपुलेशन किस तरीके से बिखरे हुए हैं उसकी स्टडी करते हैं हम पॉपुलेशन डिस्पर्शन में। अब ये डिस्पर्शन 3 टाइप के होंगे, एक होगा रेगुलर डिस्पर्शन, नियमित, दूसरा होगा रैंडम, और तीसरा होगा क्लम्प्ड। देखो रेगुलर मतलब एक घर है, उस घर में मान लो अभी हस्बैंड वाइफ 2 रहते हैं, फिर कुछ समय बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बच्चा हुआ, फिर कुछ समय बाद एक और बेबी हुआ, ऐसे करके रेगुलरली अगर डिस्पर्स हो रहे हैं, वैसे ही हर एक घर में होंगे, हर एक घर में धीरे धीरे डिस्पर्शन हो रहा है, फैमिली में पर्सन्स बढ़ रहे हैं, फिर वो बिखर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, फिर ये इनका जॉब लग गया, ये कहीं चले गए, इस तरीके से रेगुलरली हो रहा है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी में कोई चेंजेस, बड़ा चेंजेस नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, रेगुलर डिस्पर्शन। रैंडम डिस्पर्शन मतलब एकाएक अगर वो एरिया पूरी खाली हो गई, एकाएक अगर उसको खाली करना पड़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल होता है कभी कभी ऐसा कि स्पेशली बस्तर एरिया में जो नक्सलाइट एरिया के लिए फेमस है, तो सपोज ये गांव है, इस गांव में यहाँ पर जो फैमिली है उस फैमिली से नक्सलाइट्स की अनबन है, ठीक है, तो नक्सलाइट रात में आए, बंदूक लगाए, उसको बोले तुम खाली करो, तो ये पूरा का पूरा फैमिली एक साथ वहां से खाली करके चले जाएगा। तो क्या ग्रुप में हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है, तो वो होगा रैंडम, अचानक, उनका इरादा नहीं था जाने का, लेकिन अचानक हो रहा है, तो वो होगा रैंडम। और क्लम्प्ड क्या होगा, जब पूरा का पूरा एक साथ गांव ही खाली करवा दिया जा रहा है, पूरा का पूरा गांव को ही खाली करवा दिया जा रहा है, तो वो होगा क्लम्प्ड, ठीक है। रेगुलर मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल जा रहा है और एक सिंगल इंडिविजुअल आ भी रहा है। रैंडम मतलब जब एक पूरा फैमिली, एक ग्रुप जा रहा है, लेकिन अगर पूरा का पूरा बस्ती ही को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो वो होगा क्लम्प्ड डिस्पर्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ पढ़ने से पहले हमको स्टेजेस देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉपुलेशन, थर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ या एज पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज पिरामिड। इसको पढ़ने से पहले हमको ये 3 चीज देखना पड़ेगा। एक होता है, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके लाइफ के 3 फेज होते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जब वो इमेच्योर होते हैं, ऑर्गेनिज्म जब इमेच्योर होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज।
पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, देखो प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब इसमें यंग वंस ज़्यादा हैं, ऐसे लोग या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब ऐसा फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अब रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने न्यू जनरेशन्स लाने के लिए मैच्योर हो चुके हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब वो जितना रिप्रोड्यूस करना था वो कर चुके हैं, अब उनका एंड आ गया है, अब वो अपने पॉपुलेशन को और बढ़ा नहीं सकते, उस स्टेज को कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब एज पिरामिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इस तरीके का, एक होता है इस तरीके का, ठीक है, और एक होता है इस तरीके का। क्या होता है मैं बता रही हूं, देखो अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो अगर किसी विलेज में, किसी बस्ती में अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले 100 हैं, कितने हैं 100 हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव वाले मान लो 50 हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले भी 50 है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब ये इनका डेवलपमेंट होगा तो ये इस फेज में आएंगे, मतलब जब ये 50 थे तो 50 डेवलप होकर के 50 ही बने, 50 ही रहेंगे क्योंकि इसमें वही है ना, इससे 50 लोग और बनेंगे, ये तो खत्म होंगे, ये अपना पोजीशन खत्म करेंगे, अब इसकी जगह पे ये जाएंगे, लेकिन जब ये इस पोजीशन में आएंगे तो इनका पॉपुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। अभी 50 लोग मिलके 100 बना रहे थे सपोज, लेकिन जब 100 लोग मिलेंगे तो 200 बनेंगे, 200 बनेंगे, मतलब पॉपुलेशन जो होगा वो एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर इसकी संख्या ज़्यादा है, इसकी कम है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन रेगुलरली ग्रो करेगा। लेकिन अगर इसकी संख्या ज़्यादा है मतलब आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट होगा, बढ़ेगा, अचानक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके, ये तो अपना रिप्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे जाके ये उनका जगह जब लेंगे तो इनकी संख्या ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो जब क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज से ज्यादा है तब पॉपुलेशन का पिरामिड कैसा होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं स्पेशली यूजीसी नेट वगैरह में। अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज का ज़्यादा है तो जो पॉपुलेशन का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्सपेंडिंग पिरामिड। कैसा बनेगा, एक्सपेंडिंग पिरामिड, ठीक है। कैसे, ये है प्री रिप्रोडक्टिव का, ये रिप्रोडक्टिव फेज और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। जब ये यहाँ बढ़ेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका साइज अभी जो इतना था वो अब इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका साइज अभी इतना है तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगेगा, तो ये एक्सपेंड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंडिंग पिरामिड। कब, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज ज़्यादा हो रिप्रोडक्टिव फेज से, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कम हो इससे, ठीक है। तो कैसा होगा, प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम है और रिप्रोडक्टिव फेज ज़्यादा है, और उसके ऊपर में जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है वो ऐसा है। मतलब आने वाले समय में ये रिप्रोडक्शन कर रहा है अभी, लेकिन ये जब मैच्योर होकर इस फेज में पहुंचेगा तो पॉपुलेशन की कमी होगी, डिक्लाइन होगा। अभी इतना चौड़ा हुआ है, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन कम हुआ, सिकुड़ा, कम हुआ, तो इसको कहेंगे हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। क्या कहेंगे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आएगा, अगर रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा है, पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम जो था रिप्रोड्यूस करने का वो हो चुका है, ठीक है। प्री और रिप्रोडक्टिव फेज ही अंतर करेंगे। अगर ये ज्यादा है
इसके कंपैरिजन में अगर ये ज़्यादा है तो एक्सपेंडिंग होगा, ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है और ये कम है तो क्या होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसी से क्वेश्चन उठता है, इसी से क्वेश्चन उठता है। तीसरा फेस होता है स्टेबल। स्टेबल पिरामिड क्या होगा, जब इसका और इसका लगभग लगभग सेम हुआ, मतलब कि ये और ये लगभग लगभग इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तब क्या होगा, स्टेबल पिरामिड। स्टेबल पिरामिड, 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिंग, एक होता है डिक्लाइनिंग और एक होता है स्टेबल। ठीक है, एक्सपेंडिंग कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज वाले ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होंगे। कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। डिक्लाइनिंग कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले फेज वाले ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव वाले से कम होंगे। ठीक है, इसको लिख लो ऐसे, एक्सपेंडिंग पिरामिड। देखो बुक से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे, बहुत कंफ्यूज होगा, क्वेश्चन गलत कर दोगे, इसलिए ट्रिक के हिसाब से पढ़ो। एक्सपेंडिंग पिरामिड कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो होगा वो ज्यादा हो, किससे, रिप्रोडक्टिव से, रिप्रोडक्टिव फेज से ज्यादा हो। ठीक है, डिक्लाइनिंग कब होगा, डिक्लाइनिंग मतलब पॉपुलेशन घटेगा कब, डिक्लाइनिंग पिरामिड कब होगा, पॉपुलेशन का मतलब इस पे क्या होगा, पॉपुलेशन विस्फोट होगा, विस्फोट होगा, बढ़ेगा बहुत। ठीक है, डिक्लाइनिंग कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज से कम हो, रिप्रोडक्टिव फेज से कम हो, तब क्या होगा, पॉपुलेशन संख्या में कमी आएगी, जनसंख्या घनत्व में, पॉपुलेशन के साइज में कमी आएगी। और तीसरा होगा स्टेबल, स्टेबल पिरामिड, स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड। ये कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज इक्वल हो या सिमिलर हो, बराबर हो ऑलमोस्ट किसके, रिप्रोडक्टिव फेज के। इस इक्वेशन को याद रखना, इससे क्वेश्चंस कभी आपसे छूटेंगे नहीं और गलत भी नहीं होंगे। इस इक्वेशन को याद रखना, तो कभी देखो 3 टाइप के रहेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज का और प्री का ही इंपॉर्टेंस है। पोस्ट का देगा इक्वेशन में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज प्री रिप्रोडक्टिव फेज से कम है ज़्यादा, पोस्ट का कोई रोल नहीं है। मतलब अब वो जैसे घर पे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी वगैरह होते हैं, तो उनका रोल है घर पे, लेकिन वो आगे की जनरेशन नहीं बढ़ा सकते ना। जनरेशन कौन बढ़ाएगा, जो यंग है, मैच्योर है। ठीक है, तो उनके लिए तो हम प्री और जो मैच्योर है वो और जो बच्चे हैं उनको देखते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, आगे वाले जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन इन दोनों से मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, स्टेबल से नाम से समझ में आता है कि स्टेबल है, तो लॉजिक लगा लेते हैं कि प्री और पोस्ट वाले रिप्रोडक्टिव वाले एक बराबर होंगे। कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक्सपेंडिंग में और डिक्लाइनिंग में। ठीक है, तो याद रखना, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज ज़्यादा होगा तो एक्सपेंड होगा, प्री रिप्रोडक्टिव फेज जब कम होगा तो डिक्लाइन होगा, कम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉपुलेशन का एज पिरामिड। देन एज पिरामिड के बाद अब देखते हैं फोर्थ। ठीक है, वो है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। 2010 में, एग्जाम्पल 2010 में मान लो जगदलपुर का पॉपुलेशन 2 लाख था, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और 2021 में जगदलपुर का पॉपुलेशन अब हो गया है 3 लाख। ठीक है, तो ये इनिशियल वाला हो गया और ये फाइनल वाला हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट का और पास्ट का जो डिफरेंट होगा, मतलब कि F1 माइनस I1, ये इनिशियल वाला था 2010 का, ये 2021 का,
जो भी संख्या आएगा वो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। वो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको हम शो करते हैं एन से, कैपिटल एन से शो करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। लेकिन इसी पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर हम टाइम मेंशन कर दिए, समय को इंक्लूड कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को शो करेंगे हम डेल एन से। डेल एन से क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 21 साल हो गया, क्यों सॉरी 11 साल हो गया। तो अगर यही F1 माइनस I1 बाय 11, 21 माइनस 10 11 है ना, तो ये बन जाएगा क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्लियर। ये जो F1 है इसको आप लोग N1 से शो करो, N2 N1। इसी को अगर आप फिर से बता देती हूं, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे तो n, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलेंगे तो डेल n। सपोज जो इनिशियल था उसको कह रहे हैं n1, जो फाइनल है उसको कह रहे हैं n2, तो पॉपुलेशन ग्रोथ n इक्वल टू क्या होगा, n2 माइनस n1। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोल दिए तो ये हो जाएगा क्या, n2 माइनस n1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो गया, n2 माइनस n1 अपॉन 2021 माइनस 2010, तो क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बाय 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में लाइफ साइंस से जो होता है उसमें आते हैं, है ना, उसमें आते हैं। सीजीपीएससी में चांसेस कम है आने के, लेकिन फिर भी क्यों छोड़े हम, रिस्क क्यों ले। जहाँ से क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में उठता है उसको हम पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे तो इजी लगेगा, और अगर नहीं पढ़े रहेंगे वो भले वो क्वेश्चन बहुत इजी हो लेकिन हमको टफ लगेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉर्टेलिटी एंड नेटिलिटी। नेटिलिटी मतलब होता है बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट। नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी, नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी मतलब ये होता है मृत्यु दर, ये होता है जन्म दर। जितनी संख्या बढ़ी, जितने लोग जन्म लिए वो होंगे नेटिलिटी, जितने लोग खत्म हुए वो होंगे मॉर्टेलिटी। अभी कोविड का दौर में नेटिलिटी रेट जो है बर्थ रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा थी, मॉर्टेलिटी रेट बर्थ रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि बहुत लोग एक्सपायर कर गए कोरोना की वजह से। ठीक है, इसको कैसे नापा जाता है मॉर्टेलिटी को, तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल अपॉन हर 1000 में, है ना, 1000 पर ईयर, एक साल में 1000 में से कितने लोग, मतलब 1000 में इसको काउंट किया जाता है, ये याद रखिएगा, 1000 में काउंट किया जाता है कि 1000 में से 1000 थे तो 1000 में से कितने लोग एक्सपायर कर गए और कितने लोगों ने नया जीवन पाया। ठीक है, ये हो गया नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नेटिलिटी क्या है, मॉर्टेलिटी क्या है, जीवन दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है वाइटिलिटी इंडेक्स। वाइटिलिटी इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, वाइटिलिटी इंडेक्स स्पेशली फॉरेस्ट्री के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट्री के लिए इसका मतलब इंडेक्स बोलने से रेशियो, इंडेक्स बोलने से अनुपात, क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, इंडेक्स मतलब कि अनुपात। वाइटिलिटी इंडेक्स बर्थ अपॉन डेथ, क्या मतलब नेटिलिटी अपॉन मॉर्टेलिटी इंटू 100, तो ये हो जाएगा वाइटिलिटी इंडेक्स। क्वेश्चन कैसे आता है फॉरेस्ट्री के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए क्वेश्चन कैसे आता है, देखो किसी साल में 2000 मान लो 21 में
हम नहीं 2015 में हमने 1000 सागौन के पेड़ लगाए, ठीक है, टीक के पेड़ लगाए, ठीक है। इस 1000 में से हमने 1000 लगाए, मतलब 1000 बर्थ हुआ। इस 1000 में से 300 पेड़ जो है वो डेथ हो गए। तो 2000 कब खत्म हो गए? 2020 में। तो 2021 में इसका वाइटलिटी इंडेक्स VI क्या होगा? क्या होगा? बर्थ कितना था? 1000 था। डेथ कितना हुआ? 300 हुआ। इंटू 100 कर दो, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा क्या? 333, ठीक है, 333। ये हो जाएगा इसका क्या? वाइटलिटी इंडेक्स, ठीक है, ये हो जाएगा उसका वाइटलिटी इंडेक्स। ऐसे ही क्वेश्चन उठेंगे अगर उनको फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है तो। देन नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम, वो है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल। और दूसरा है आपका बायोटिक पोटेंशियल के साथ में इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट। देखो, दोनों को मैं साथ में इसलिए बता रही हूं कि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक दिन है तो एक रात है, एक दिन है तो एक रात है, ठीक है, ऑपोजिट है। बायोटिक पोटेंशियल मतलब ये होता है किसी भी इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने समान दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सके, अपने जनरेशन को बढ़ा सके। होती है, हर ह्यूमन बींग्स की होती है, हर जानवर की होती है, हर पौधों की होती है कि वो अपने समान अपने ऑर्गेनिजम्स को बढ़ा सके, जितना ज़्यादा चाहे उतना डेवलप कर सके, उतना ज़्यादा बढ़ा सके, जनसंख्या बढ़ा सके अपने लोगों की, होती है। तो उस कैपेसिटी को बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल मतलब किसी भी इंडिविजुअल की इनहेरेंट अपने अंतरात्मा की शक्ति, आंतरिक शक्ति कि अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सके, उसको क्या कहेंगे? बायोटिक पोटेंशियल। और दूसरा होता है इन्वायरमेंट रेसिस्टेंट, मतलब इन्वायरमेंट उसको रोकता है, वातावरण उसको रोकता है कि वो अपना जनरेशन को इस लेवल से आगे ना बढ़ा सके। तो ये इसका काम क्या है? अपना जनरेशन को बढ़ाना, बट उसको रोकने का काम कौन करेगा? इन्वायरमेंट रेसिस्टेंट। क्वेश्चन क्या आएगा? इन्वायरमेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू बायोटिक पोटेंशियल। डायरेक्टली रिलेशन है क्या? नहीं, इनवर्स है। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो बायोटिक पोटेंशियल नहीं होगा। इन्वायरमेंट अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा करेगा तो प्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन क्या है? तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। अनुपात जो है इसका अपोजिट है, मतलब जब बायोटिक पोटेंशियल BP बढ़ेगा तो E इन्वायरमेंट असिस्टेंट कम होगा। अगर BP बायोटिक पोटेंशियल कम होगा तो इन्वायरमेंट रेसिस्टेंट बढ़ेगा। इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या है? तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या? कि जब ये बढ़ेगा, अगर बायोटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब क्या है? ये कम है, तभी तो ये बढ़ रहा है। और अगर ये कम हो रहा है मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा दबाव कर रहा है, ठीक है। फिर इन दोनों से रिलेटेड एक वर्ड आएगा, एक प्रॉपर्टी है, वो है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब किसी भी इकोसिस्टम का एक अपना क्षमता होता है कि वो इतने लोगों के लिए, जीवन यापन के लिए वो खाना, एटमॉस्फेयर, स्पेस प्रोवाइड कर सकता है। उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो कैरी नहीं कर पाएगा। उसी लिमिट को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी इकोसिस्टम के जो सपोर्टिव लिमिट होता है, उस लिमिट में फूड आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा,
एयर आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ उसमें आएगा। जो भी चीज़ की आम ज़रूरत को पूरे करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को कहेंगे कैरिंग कैपेसिटी। अगर ऑर्गेनिज्म कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है, लिमिट में है, तो बहुत अच्छे से जिएंगे, उनमें ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होगा, मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होंगे और रेट ऑफ मोर्टेलिटी बढ़ जाएगा, और इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये है कैरिंग कैपेसिटी। ये थे कुछ कैरेक्टर्स किसके? पॉपुलेशन के। कुछ कैरेक्टर्स थे पॉपुलेशन के। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन के ग्राफ। क्वेश्चंस नहीं आते हैं फिर भी देख लेते हैं। पॉपुलेशन के दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है सिग्मॉइड, ठीक है, सिग्मॉइड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, एक होता है सिग्मॉइड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व और एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और एक होता है एक्सपोनेंशियल, या इसी को ही जे शेप्ड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? सिग्मॉइड में पॉपुलेशन जो होंगे वो इस तरीके से होंगे, मतलब एक समय तक पॉपुलेशन ग्रोथ किया, उसके बाद स्टेबल हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन का नेट पॉपुलेशन रेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एक समय के बाद वो स्टेबल हो गया। ये क्या है? सिग्मॉइड। और जे शेड में क्या होगा? पॉपुलेशन जो होंगे वो कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली समय के साथ में पॉपुलेशंस जो होंगे वो बढ़ रहे हैं, तो उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल को हम किससे शो करते हैं? जे से। और सिग्मॉइड मतलब कि इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एक समय के बाद रुक गया है। ये क्वेश्चंस अब पहले आते थे, अब के एग्जाम्स में नहीं आते हैं, फिर भी आप लोग इसको जान लीजिए। क्या क्या ग्रोथ कर्व दो टाइप के होते हैं, सिग्मॉइड और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सिग्मॉइड को ही एस शेप भी कहते हैं, सिग्मॉइड को ही एस शेप्ड भी कहते हैं। दिख रहा है ना एस की तरह, है ना, एस शेप्ड भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? पहले पॉपुलेशन बढ़ रहा था, फिर स्टेबल हो गया, अब 0 हो गया है, मतलब उसमें कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ मतलब जितने नंबर में बढ़ रहे हैं उतने ही नंबर में डेथ भी हो जा रहा है, मतलब नेट जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। ठीक है, नेट जो होगा वो 0 होगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या होगा? जे शेप, देखो दिख रहा है ना, जे की तरह। ठीक है, मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर स्टेबल हो गया, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वो होगा जे शेप्ड या एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सिग्मॉइड या एस शेप किसको बोलते हैं, या एक्सपोनेंशियल का शेप क्या होता है? ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, पहले आते थे, अब नहीं आते। ये बहुत ही कॉमन सा हो गया है, तो उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी वाला चैप्टर भी खत्म। ठीक है, फॉरेस्ट इकोलॉजी में हमने पॉपुलेशन भी पढ़ लिए, फॉरेस्ट इकोलॉजी भी देख लिए, साथ में अब थोड़ा सा बचा है सक्सेशन का, उसको भी यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, सक्सेशन मतलब जनरेशन का आगे की ओर बढ़ते हुए, मॉडिफाइड होते हुए आगे बढ़ना और अपने क्लाइमैक्स स्टेज तक पहुंचना, उस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। क्या? जनरेशन का एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक मूव होना और अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचना, उसको कहेंगे सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन जो होता है जहां पर पहली बार, अगर पहले कोई और लैंड नहीं था, पहली बार, जैसे एफॉरेस्टेशन में बताई थी, पहली बार अगर कहीं सक्सेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। मतलब अगर बैरन लैंड में अगर ग्रोथ हो रहा है, या ओशियंस में जहां पहले कोई प्लांट नहीं थे वहां ग्रोथ हो रहा है, तो वो कौन सा होगा? प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब जहां ऑलरेडी पहले से कम्युनिटी डेवलप थी, लेकिन कुछ डिजास्टर होने की वजह से वहां की कम्युनिटी खत्म हो गई और दोबारा से फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो होगा सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड,
क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चरल लैंड जो होगा उसमें कौन सा सक्सेशन होता है, तो कौन सा सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन। इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर में जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन आ सकता है, नोट करके रखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड में कौन सा सक्सेशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो कौन सा, सेकेंडरी सक्सेशन। टर्शरी कुछ होता नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ठीक है। जो भी पहला प्लांट, सक्सेशन में जो भी पहला प्लांट ग्रो करता है उसको कहते हैं पायोनियर स्टेज, पायोनियर स्टेज, ठीक है। जो भी लैंड है, जो भी स्पेस है, वहां पे अगर जो भी पहला ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता है उसको कहते हैं पायोनियर, पायोनियर ऑर्गेनिज्म या पायोनियर स्टेज, ठीक है। और इस स्टेज को कहते हैं न्यूडेशन, न्यूडेशन, क्या कहते हैं, न्यूडेशन। मतलब पहले वहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, बंजर भूमि थी, उसमें अगर कोई पहला ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो कर रहा है तो पहला ऑर्गेनिज्म नॉर्मली कौन होता है, तो लाइकेन होता है, ठीक है, लैंड में। तो लाइकेन ग्रो करे तो लाइकेन क्या है, तो प्राइमरी पायोनियर स्टेज है। और जो लाइकेन का जो इन्वेशन हो रहा है, वहां पे जो डेवलप हो रहा है, उस प्रोसेस को कहेंगे न्यूडेशन। क्या कहेंगे, न्यूडेशन। ऐसा जगह जहां पर पहले कोई लाइफ नहीं था, अब वहां लाइफ इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूडेशन, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ लेते हैं सक्सेशन को। सक्सेशन क्योंकि आपका इन्वायरमेंट का पार्ट है, बट इकोलॉजी में भी थोड़ा सा आता है, इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो, सक्सेशन जो होंगे वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लिथोसीरी, सीरी मतलब होता है सक्सेशन, या इसी को ही जीरो सीरी भी कहते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोसीरी, और तीसरा होता है मीजोसीरी, मीजोसीरी। देखो, लिथोसीरी मतलब लैंड, हाइड्रोसीरी मतलब वाटर, और मीजोसीरी मतलब इक्वल लैंड और इक्वल वाटर, ठीक है। लैंड एंड वाटर दोनों इक्वल है, क्लियर। देखो, लिथोसीरी में, लिथोसीरी कहाँ डेवलप होगा, तो जहां पर लैंड है, लैंड कहाँ पर होगा, फॉरेस्ट में, ठीक है, माउंटेन में, डेजर्ट में, डेजर्ट में, ठीक है, बैरन लैंड में, बैरन बंजर भूमि में भी लिथोसीरी या जीरोसीरी होगा। जीरोसीरी मतलब जहां पर पानी की एकदम ही ज्यादा कमी है, डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान वाला एरिया में जीरोसीरी, पत्थर में जीरोसीरी, लेकिन सॉइल बना हुआ है, जमीन बनी हुई है, मिट्टी बनी हुई है, तो वहां क्या होगा, लिथोसीरी। सैंड और रॉक्स में कहाँ होगा, जीरोसीरी, ठीक है। इससे क्वेश्चन फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा कि लिथोसीरी चल रहा है, ठीक है, लिथोसीरी चल रहा है, तो इसका पायनियर कौन होगा, तो पायनियर कौन होगा, लाइकेन होगा। और इसका क्लाइमैक्स स्टेज क्या होगा, तो क्लाइमैक्स स्टेज हर चीज का फॉरेस्ट ही होता है, बट फॉरेस्ट में भी कौन सा फॉरेस्ट, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या होगा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट। लिथोसीरी या जीरोसीरी का पायनियर स्टेज क्या है, तो पायनियर स्टेज क्या होगा आपका, लाइकेन। लेकिन उसका क्लाइमैक्स स्टेज कौन सा, क्लाइमैक्स मतलब एंड स्टेज क्या होगा, तो वो होगा फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। वही हाइड्रोसीरी, हाइड्रोसीरी में पानी ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, तो इसका पायनियर स्टेज कौन होगा, तो होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे पायनियर। और इसका क्लाइमैक्स स्टेज के बीच में बहुत से स्टेजेस हैं, बहुत से स्टेजेस हैं, वो उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फर्स्ट पूछते हैं और लास्ट पूछते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पायनियर स्टेज क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, और एंड में होगा अगेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी कौन सा, तो मॉइस्ट, सॉरी, एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या होंगे, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। हाइड्रोसीरी के एंड में कौन से क्लाइमैक्स स्टेज होंगे, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। वही मीसोसीरी, मीसोसीरी, मीसोसीरी में फर्स्ट स्टेज फिर से क्या होगा, लाइकेन होगा, फर्स्ट स्टेज क्या होगा, लाइकेन होगा। और क्लाइमैक्स स्टेज क्या होगा,
तो होंगे ड्राई मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, इससे फॉरेस्ट से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? कि अगर हाइड्रोसीरी है तो क्लाइमेक्स स्टेज क्या होगा, या पाइनल स्टेज क्या होगा। मिजोसीरी है तो पाइनल स्टेज क्या होगा और क्लाइमेक्स स्टेज क्या होगा, और अगर जीरो सीरी है तो क्या होगा। शॉर्टकट में देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सीरी, यहाँ लिखते हैं पाइनियर, और यहाँ लिखते हैं क्लाइमेक्स। ठीक है, क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज। ठीक है, यहां लिख रहे हैं लिथोसीरी या जीरोसीरी, ये है मिजोसीरी और है हाइड्रोसीरी। देखो बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हमको स्मार्टली स्टडी करना है। लिथोसीरी का फर्स्ट स्टेज क्या होगा, तो लाइकेन होगा। ठीक है, एंड स्टेज क्या होगा लिथोसीरी का, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अभी ये चिराग के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, चिराग का जो पेपर हुआ था अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। देन सेकंड क्वेश्चन, मिजोसीरी का क्या होगा, इसका भी लाइकेन होगा, बट इसका क्या हो जाएगा, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। हाइड्रोसीरी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, और एंड क्या हो जाएगा इसका, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस तरह क्वेश्चन पूछता है सक्सेशन से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सक्सेशन से, वो है थ्योरीज। वो क्या है, तो थ्योरीज ऑफ सक्सेशन। थ्योरी ऑफ सक्सेशन, 3 थ्योरी है। पहला है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। क्या होता है उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी को दिया था F.E. क्लीमेंट ने। किन्होंने दिया था, F.E. क्लीमेंट में। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किन्होंने दिया था, तो F.E. क्लीमेंट ने। देन पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दिया था, तो टेंसले ने दिया था। A.G. टेंसले, याद करो, इकोसिस्टम वर्ड दिए थे। ठीक है, और थर्ड मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी, और थर्ड है आपका क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस। क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस, इसको किसने दिया था, तो विटेकर सर ने दिए थे। विटेकर, जिनको हम फादर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस साल के ICAR नेट के एग्जाम में। क्या, क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस ऑफ सक्सेशन किन्होंने दिया था। ऑप्शन में ये तीनों नाम था, तो किन्होंने दिया था, किन्होंने दिया था, विटेकर ने दिया था। किन्होंने दिया था, विटेकर ने दिया था। तो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट इकोलॉजी वाला पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, फॉरेस्ट इकोलॉजी वाला पोर्शन खत्म होता है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये लगभग 22 में से आपका भी 5 क्वेश्चन तो इससे आने की संभावना बनती ही है। एक तो इकोलॉजी का पिरामिड से क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि उससे आएगा। दूसरा सक्सेशन से आने की संभावना है, पॉपुलेशन से आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा फॉरेस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुका है। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। देखो, फॉरेस्ट इकोलॉजी हो गया, यूटिलाइजेशन बचा है। तो यूटिलाइजेशन का मैक्सिमम पार्ट मैं आपको जब सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज बताई थी तब हो गया था।
है ना, कौन सा ट्री का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, उससे क्या बनता है, ये सारा चीज़ मैं बता चुकी हूँ। तो उससे बहुत कुछ थोड़ी सी चीज़ ही बचे हैं जो पढ़ना है यूटिलाइजेशन में और इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में भी। उसमें हमको थोड़ा सा सेरिकल्चर वगैरह देखना पड़ेगा। सेरिकल्चर आपका एक इन्वायरमेंट वाले पार्ट में भी है, बायोलॉजी वाले पार्ट में भी है, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी है, ठीक है। तो उसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। बहुत कम टॉपिक बचा है, थोड़ा सा बचा है सर्वे का। सर्वे से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत ही कम बनते हैं, रेयरली एक क्वेश्चन बन गया तो बन गया, अदरवाइज नहीं बनता है, ठीक है। देन बचेगा क्या आपका फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, उससे भी क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिक फॉरेस्ट्री से ही क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। अभी भी जितने भी एग्जाम होते हैं तो इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस नहीं उठते, वो थ्योरी पोर्शन है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं उठते हैं। लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में डील करेंगे। 95% सिलेबस आपका हो चुका है, तो आप पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू।